रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 अब खत्म हो चुकी है एंड आज हमें कमाल की चीजें देखने को मिली है इस नाइट 1 से। बट जो सारे टाइटल चेंजेस, शॉक, सरप्राइजेस, बिट्रेयल्स हमें देखने को मिले इस इवेंट से, वो क्यों हुए और उसके बाद इवेंचुअली अब क्या होने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। एंड हम स्टार्ट उसी तरह करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं, जैसे कि हमें मैचेस का फ्लो देखने को मिला था इवेंट में। तो पहला मैच जो हुआ था वो था जे ऊसो वर्सेस गुंथर का फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि ऑलरेडी हमारा थॉट प्रोसेस था, एग्जैक्टली वही चीज हमें देखने को मिली इस मैच से। जे ऊसो ने तो गुंथर को हराया, जो कि 90 to 95% चांसेस थे कि भाई वो हरा ही देने वाले, और हराया भी उसी तरीके से जैसा कि हमने सोचा था कि भाई गुंथर पहले डोमिनेट करेंगे अच्छा खासा, जे ऊसो बार-बार ट्राई करेंगे जैसे तैसे मोमेंटम लेने की मैच में। बिल्कुल वैसा ही हुआ पूरे मैच में, और एट द एंड जब उनके पास मोमेंटम आ जाएगा, वो अपने सिग्नेचर फिनिशर लगा लोगों के एट द एंड गुंथर के पास से टाइटल ले जाएंगे। और बिल्कुल डिट्टो चीज हुई है। ट्रिपल एच भैया बोलते हैं दिमाग लगाने का ही नहीं है। बट यार ऑन अ सीरियस नोट, डेफिनेटली आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ऐसा हुआ क्यों। ये शायद नहीं भी हो, क्योंकि ऐसा तो होना ही होना था, क्योंकि जब WWE ने उन्हें रॉयल रंबल जिताई थी, उसके बाद हमें पूरी एक अंडरडॉग वाली स्टोरी लाइन देखने को मिली उनकी। तो काफी ऑब्वियस था कि यार एट द एंड तो वो हारने नहीं वाले। अगर वो हार जाते तो जितनी भी हमने चीजें देखी पास्ट में, चाहे जे ऊसो को खुद पे डाउट्स करना हो, चाहे जिमी ऊसो का खून खराबे वाला मोमेंट, उसका कुछ सेंस नहीं बनता। और एक चीज ये भी थी कि अगर जे ऊसो यहाँ पे हार जाते तो सिर्फ मैच नहीं हारते, वो अपना करियर भी हार जाते, क्योंकि ऑलरेडी वो गुंथर के अगेंस्ट ही 3 बार कंपीट कर चुके थे और तीनों ही बार हारे थे। तो अगर इतना मोमेंटम लेने के बाद भी फाइनली वो हार जाते मेनिया में जाके, तो फिर उनका कैरेक्टर डिस्ट्रॉय होना काफी ऑब्वियस ही बात थी। इसलिए WWE ने उन्हें टाइटल जितवाई है। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस मैच। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि हमें देखने को मिला था द न्यू डे वर्सेस द वॉर राइडर्स के बीच वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच। जिस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें न्यू डे विक्ट्री लेते हुए देखे। ऑब्वियसली मन में सारी चीजें आ रही थी कि शायद हमें बिगी देखने को मिल जाएंगे, वो किसी तरह इंटरफेरेंस करेंगे, इन्वॉल्व होंगे एटलीस्ट इस मैच में। बट टर्न आउट कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफी सिंपल सी बात है, शायद वो इतने मेडिकली क्लियर ही नहीं कि वो जरा सा भी फिजिकल हो सके अभी रिंग में। बाकी न्यू डे क्यों जीती, तो यार ऑब्वियस सी बात है, न्यू डे के पास अभी काफी ज्यादा हीट है। फैंस उन्हें हेट कर रही है, यानी कि उन्हें टेंशन मिल रही है WWE यूनिवर्स की तरफ से, और वो डेकोरेटेड टैग टीम है पहले से ही। जबकि वहीं हम वॉर राइडर्स की बात करें तो वो एज टैग टीम चैंपियंस भी इतना कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे थे कंपनी के लिए। तो यहाँ पे टाइटल चेंज करना तो बहुत जरूरी था, इसलिए WWE ने किया भी। चलो ये मैच हो गया। इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिला था द थर्ड मैच, दैट वाज जेड कारगिल वर्सेस नाओमी। इन दोनों की भी काफी हिटेड स्टोरी लाइन थी यार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये रेसलमेनिया हिस्ट्री में सिर्फ तीसरी बार हो रहा था जब 2 वुमेन सुपरस्टार्स रेसलमेनिया में कंपीट कर रही थी विदाउट एनी टाइटल ऑन द लाइन, जिससे कि पता लगता है कि भाई इन दोनों की स्टोरी लाइन में कितनी इंटेंसिटी रही है। एंड एट द एंड यहाँ पे जेड कारगिल ने विक्ट्री हासिल कर ली नाओमी के ऊपर, और वो जीती क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें अपनी रिवेंज स्टोरी कंप्लीट करनी थी। मैंने आपको प्रेडिक्शंस वाली वीडियो में बोला था कि यार नाओमी ने जस्ट अभी अपना हील टर्न किया है, तो अगर WWE उनका मोमेंटम आगे अच्छे से पुश ऑन करना चाहती है तो वो उनको जितवा सकते हैं। बट अगर वो नॉर्मल वे में जाना चाहते हैं कि भाई बुराई पे अच्छाई की जीत होगी रेसलमेनिया में, तो ऑब्वियसली जेड कारगिल का ज्यादा ही सेंस बनता है, क्योंकि उनके साथ अत्याचार हुआ था ना भाई, उन पे अटैक हुआ था, तो एट द एंड तो उन्हें जीतना था फिर। एंड वैसे जेड कारगिल से रिलेटेड एक और चीज सामने आ रही है कि वो शायद इसके बाद वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में भी जा सकती है, जो कि बढ़िया बात है। चलो हम चलते हैं इससे नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिला था उसके ऊपर, दैट वाज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप LA नाइट वर्सेस जेकब फाटू। जो मैच काफी बैक एंड फोर्थ रहा, मुझे काफी मजा आया देखने में, जिसके एंडिंग मोमेंट्स में फाइनली जेकब फाटू ने LA नाइट को हरा दिया और बन गए द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अब ऐसा हुआ क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि जो मोमेंटम अभी जेकब फाटू के पास है वो LA नाइट के पास नहीं है, और ये तो हमें पहले से ही पता था कि WWE का अच्छा खासा प्लान है कि आगे उन्हें जेकब फाटू और सोलो सिकोआ की स्टोरी लाइन हमें दिखानी है। पहले तो ये भी रूमर सामने आ रहे थे ना कि रेसलमेनिया 41 में इन्हीं दोनों का मैच करवाएगी WWE ने टेंशंस भी दिखाना शुरू कर दी थी दोनों के बीच, लेकिन बाद में प्लान शायद चेंज हो गए, क्योंकि वो इन दोनों की स्टोरी लाइन को जस्ट एक रैंडम मैच के साथ नहीं निपटाना चाहती, शायद वो डेप्थ दिखाना चाहते हैं इनकी स्टोरी में, जो कि दिखेगी भी हमें, क्योंकि अब जेकब के पास टाइटल है जो कि सोलो के पास कभी नहीं आई, जबकि वो मेन रोस्टर पे इतने लंबे टाइम से। जेकब फाटू तो अभी आए, उन्हें रेसलमेनिया मैच भी मिला, एक सिंगल्स टाइटल भी मिली, जिससे कि उनका पलड़ा अब न्यू ब्लड लाइन में थोड़ा भारी हो गया एज कंपेयर टू सोलो सिकोआ, जो कि इन दोनों के बीच ज्यादा टेंशन को क्रिएट करेगा। तभी हमारा इंटरेस्ट भी बनेगा ना यार। एंड बाकी अगर आपको LA नाइट की टेंशन है कि भाई उनके पास तो टाइटल चली गई, वो क्या करेंगे अब, तो उनके लिए तो 2 चीजें सामने आ रही हैं, या तो वो अब स्मैकडाउन से मूव होकर मंडे नाइट रॉ पे चले जाएंगे, या तो दूसरी चीज भी ये सामने आ रही है कि शायद उनका हमें हील टर्न भी अपकमिंग मंथ्स में देखने को मिल सकता है। दोनों इंटरेस्टिंग चीजें। वैसे रॉ पे जाते तो काफी सारी फ्रेश फ्यूड्स हमें देखने को मिल जाएंगी, हील टर्न होता है फिर तो भाई कुछ ज्यादा ही जलवा हो जाएगा। आई एम तो भाई अप फॉर इट। चलो अब इससे नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिला था, दैट वाज रे फिनिक्स वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो। पहला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपके मन में ये होगा, जो कि मतलब कईयों को शायद पता भी हो, मैंने कमेंट्स में किसी का रिप्लाई करके बताया था कि रे मिस्टीरियो वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो होने वाला था ना भाई, रे फिनिक्स कहां से आ गए यहाँ पे। तो जिनको नहीं पता उनके लिए, रे मिस्टीरियो को इंजरी हो गई थी। कब हुई थी? पिछले कल स्मैकडाउन के एपिसोड पर, जब हमें 6 मैन टैग मैच देखने को मिला था, जिसके चलते उन्हें रेसलमेनिया के कार्ड से WWE को हटाना पड़ा। होपफुली वो जल्दी रिकवर हो जाए, कोई भी नहीं चाहता
जाता है रेसलमेनिया के कार्ड से हटना तो, बट अच्छी बात हुई कि उनकी जगह फिर रे फिनिक्स को डेब्यू करने का मौका मिल गया रेसलमेनिया में। अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। अब हारे क्यों, उसका काफी सिंपल सा रीजन है, ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एल ग्रांडे अमेरिकानो वाली चीज चलाई हुई है, इसके साथ ऑडियंस एंगेज कर रही है, और जिस भी चीज के साथ ऑडियंस एंगेज करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई उस चीज को स्ट्रेच करती ही करती है। एंड एग्जैक्टली वो यही चीज इस स्टोरी में भी करने वाले हैं। पहले तो चीज प्लान काफी शॉर्ट टर्म के लिए थी, भाई मास्क उतर जाएगा रेसलमेनिया में जाके, लेकिन अब जब मैच ही बदल गया तो स्टोरी भी तो थोड़ी बहुत बदलेगी ना यार। तो बस इतना सा पता लगा यहाँ से। बाकी चलो इससे नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिला था दैट वाज फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच, जिसमें कि टिफनी स्ट्रैटन ने फाइनली यार शार्लेट फ्लेयर को हरा के अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, जो कि काफी बड़ा मोमेंट था, क्योंकि शार्लेट का हमें पता है जब भी आती है नए टैलेंट को बरी करके टाइटल ले जाती है। बट ऑब्वियसली अब ये विंस मैकमैन वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं है, इसलिए ये चीज हमें नहीं देखने को मिली। टिफनी स्ट्रैटन ने रिटेन ही यहाँ पे इसलिए की चैंपियनशिप क्योंकि वो अभी एक राइजिंग स्टार है और उनका रेन तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगर शार्लेट के पास ही टाइटल जाती रहेगी तो न्यू स्टार्स बिल्ड ही कैसे होंगे, टाइटल देके तो उन्हें कुछ फायदा भी नहीं था। आई नो पूरी वीडियो में आप वेट करते आए हो, तो चलो यार फाइनली आ ही जाते हैं हम अपने रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 के मेन इवेंट मैच पे, जो कि हमें देखने को मिला द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द विजनरी सेथ फ्रिकन रॉलिंस वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बीच, जिनके साथ आए थे द वाइज मैन पॉल हेमन, जिन्होंने सबसे बड़ा कांड किया है। 10 साल पहले हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी के बाद हमें आज 10 साल बाद बिट्रेयल ऑफ द सेंचुरी देखने को मिला, जब पॉल हेमन ने ना सिर्फ बिट्रे किया सीएम पंक को लेकिन अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को भी। एंड मैं तो ऑब्वियसली यार खुश होऊंगा, अब ब्रैग करने वाली चीज है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट डिट्टो ये प्रेडिक्ट किया था। मैच एंडिंग्स वाली वीडियो में मैंने एग्जैक्टली यही चीज बोली थी कि कोई वेपन हैंड ओवर करने आएंगे पॉल हेमन जब सीएम पंक रोमन रेंस दोनों लेटे होंगे, एंड तब ना वो सीएम पंक की हेल्प करेंगे ना रोमन की हेल्प करेंगे, बल्कि वो हेल्प कर देंगे सेथ रॉलिंस के इस मैच को जीतने में। एंड एग्जैक्टली हमें वही चीज देखने को मिली। बट मेन क्वेश्चन कि ऐसा हुआ क्यों, इसके 3 सिंपल रीजंस है। पहला कि भाई पॉल हेमन काफी लाचार इंसान है, उन्हें पता लग गया था कि सीएम पंक भी और रोमन रेंस भी दोनों ही उनका बस फायदा उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने दोनों से दुश्मनी मोड़ ली और दोनों को बिट्रे कर दिया। दूसरी चीज ये कि भाई पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को भी एक फेवर ओ करते थे, जो कि हमने मंडे नाइट रॉ एपिसोड पे देखा ही था। सेथ रॉलिंस ने पहले उन्हें कर्ब स्टॉम्प नहीं लगाया था, उन्होंने सबको मारा, लेकिन पॉल हेमन को छोड़ दिया, और सेथ ने खुद भी ये चीज बोली थी कि नाउ यू ओ मी अ फेवर, आपको याद ही होगा। तो बस उस फेवर के चलते पॉल हेमन ने उन्हें ज्वाइन किया। या तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज कि शायद ये सब करने के लिए पॉल हेमन को किसी और ने नहीं बल्कि द फाइनल बॉस द रॉक ने कहा था। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, पॉल हेमन क्या ज्वाइन हो चुके हैं रॉक के साथ, इस चीज की क्लैरिटी हमें ज्यादा दूर नहीं कल ही देखने को मिल जाएगी रेसलमेनिया 41 की नाइट 2 के मेन इवेंट में, जहां पे पॉल हेमन शायद फिर से आए और तब हमें असली चीजें अनवील होती हुई देखेंगी। तो रेसलमेनिया के नाइट 2 के लिए अब हाइप और भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि हो सकता है हमें वहां पे आज के मेन इवेंट से भी बड़ा शॉकर देखने को मिले। बाकी तो यार यही थी सारी चीजें मेनिया 41 की नाइट 1 से रिलेटेड, जो भी कुछ था, जितनी भी चीजें सामने आई थी मैंने आपको सारी बता दी A to Z। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेनिया 41 की नाइट 2 के बाद। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।